इसका उद्देश्य क्या है, इसको कैसे गठन, इसका गठन कब हुआ, कौन कौन इसके प्रमुख मेंबर रहे, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है, बैंगलोर। डॉक्टर विक्रम साराभाई was the founding father of the Indian space program. विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। जो शब्द ना समझ में आए तो आप लोग बोल देना, तो मैं उसको जो भी शब्द अगर नहीं समझ में आए, पहला है अब इसको पॉइंट वाइज लिखना, क्योंकि हम सिविल्स के 3 के पॉइंट से तैयार करें तो पॉइंट वाइज होना चाहिए। एट फर्स्ट स्टेप द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर्म इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, हाँ हिंदी में बोल दे रहा हूँ, सर्वप्रथम नाभिकीय ऊर्जा विभाग द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष समिति का गठन किया गया, इंग्लिश में, अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर साराभाई एंड डॉक्टर रामनाथन इन 1962 गठन किया गया। इसके किसके अंदर में किया गया था इसका गठन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर साराभाई एंड रामनाथ, 1962। सर अगस्त 15, 1969 में वास्तविक में इसरो का गठन किया गया। ISRO was later founded on 15th August 1969. ISRO was formed on 15th August 1969। ठीक है, पहले जो इसका गठन हुआ वो एटॉमिक एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा जो विभाग था उसके अंतर इसका गठन किया गया था। बाद में फिर इसको इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, its prime objective is to develop space technology and its application to various, मैं दोबारा एक बार इंग्लिश में बोल रहा हूँ फिर हिंदी में बोल रहा हूँ, है ना, तो एक सेंटेंस पहले इंग्लिश में पूरा हो जाएगा फिर मैं उसको हिंदी में बोलूँगा। क्या बोला मैंने, द प्राइम ऑब्जेक्टिव, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इज टू डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन टू वेरियस नेशनल नीड्स। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास करना था जिसका उपयोग राष्ट्र हित में किया जा सके, राष्ट्र हित में किया जा सके। विकास अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास करना तथा राष्ट्र हित में इसका इस्तेमाल करना था। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वन ऑफ द 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। यह विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष संगठन है। ISRO was brought under Department of Space Commission, Department of Space on June 1st, 1972. जून 8, 1972 में
इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कर दिया गया था। इसके अंतर्गत दो प्रमुख कार्यों के लिए संस्थाओं का गठन किया गया। टू मेजर ऑपरेशनल सिस्टम्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, का गठन किया गया। पहला है इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट, इसका नाम सुनोगा INSAT, इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट या उपग्रह जैसे कह सकते हैं, फॉर टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा। इसका गठन बेसिकली इनसैट का गठन किस लिए किया गया? कम्युनिकेशन तथा टेलीविजन के उपयोग में। असल में दो तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। एक होती है पोलर सैटेलाइट्स और एक होती है जियोसिंक्रोनस, ठीक है, भूत तुल्य बोलते हैं उसको। इन दोनों सैटेलाइट्स में फर्क क्या होता है कि जैसे ये अर्थ है तो पोलर सैटेलाइट्स लगभग 80 से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई के अंदर रखा जाता है, या 800 करीब हो गए, 280 से 800 किलोमीटर तक। ये भी मैं लिखा दूंगा 800 किलोमीटर तक, ठीक है। उसमें कहते हैं कि ऑर्बिट में जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो सैटेलाइट किस तरह से चलती है? वो इस अर्थ के चक्कर लगाती है, इस तरह से लगातार घूमती रहेगी। इसका मतलब है कि इस सैटेलाइट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पूरे अर्थ का एक तरह से हम उसका चित्र खींच सकते हैं। तो इस तरह के उपग्रहों का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाएगा या करा जा सकता है? मौसम हो गया, सैटेलाइट जो स्पाई करती हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब जैसे जासूसी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, नजर रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हरदोई में देखो बहुत सारी डॉट डॉट से जा रहे थे, वो यही पोलर सैटेलाइट है ना, वो यही पोलर सैटेलाइट थी जो कि अर्थ का ऑर्बिट करती है। और इसका इस्तेमाल किस में कर सकते हैं? हम अपने जंगल कैसे हैं, ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं कि हमारे जंगल का कवर कितना है, कितना हमारे जंगलों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। और क्या कर सकते हैं? GPS सिस्टम, ठीक है, और एनिमल्स की ट्रैकिंग वगैरह, उनका डेटा कलेक्शन, वो किस समय कहाँ मूव कर रहे हैं, यानी कि उनका संरक्षण हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इन सारे क्षेत्रों में इस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद दूसरी जो सैटेलाइट होती है इसको बोलते हैं भूत तुल्य, वो लगभग उसका ऑर्बिट कहाँ होता है? 36,000 किलोमीटर। जब हम उसमें ऑर्बिट में सैटेलाइट को डालते हैं तो तब सैटेलाइट क्या करती है? उसकी जो घूमने की रफ्तार होती है वो पृथ्वी के घूमने की रफ्तार के बराबर होगी, सामान्य होगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जियोसिंक्रोनस या भूत तुल्य कक्षा, उसमें डाला गया इसको। अब इसके फायदे क्या होते हैं? इसमें हम क्या करेंगे? इससे टेलीकम्युनिकेशन, जितना भी क्योंकि हमको मालूम है कम्युनिकेशन में सिग्नल भेजना है आपको, तो ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट है कहाँ पे, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए ताकि हम सिग्नल वहां दें और वो सिग्नल एक पर्टिकुलर एरिया में वो फेंक सके। जैसे डिश एंटीना जितना भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कहाँ किससे होता है? जियोसिंक्रोनस से। इसके अलावा कम्युनिकेशन और टेलीविजन, उसके भी संचार में, और आज के समय में जितना भी एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य चल रहा है वो सारा के सारा इस सैटेलाइट के माध्यम से। जो आजकल क्लासरूम्स की बात की जा रही है, या क्लासरूम्स कर दिया जाए और जिसमें दूर दराज लोग भी बैठ करके उसको पढ़ सकते हैं, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ जियोसिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट्स, ठीक है। इन्हीं दोनों रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था किसमें?
मंगलयान को भेजने के लिए। तो इसमें से अच्छा, इसमें जो हम भेजते हैं तो PSLV होता है और ये GSLV है। GSLV और PSLV में फर्क क्या है? पोलर सैटेलाइट व्हीकल है और ये जियोसिंक्रोनस है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, बेसिकली वाहक है, सैटेलाइट का वाहक। एक तरह से हम उसको रॉकेट बोलते हैं, जिसको हम भेजते हैं। रॉकेट में लगभग 90% क्या होता है? फ्यूल, ईंधन होता है, ठीक है। केवल 10% जगह होती है जिसमें हम चीज़ों को रख कर के ऊपर भेजते हैं। ये सैटेलाइट्स बड़ी होती हैं, GSLV, और PSLV छोटी होती हैं। मंगलयान को भेजने के लिए हमने कौन से सैटेलाइट का इस्तेमाल किया था? करना किसका चाहिए था? किया किसका? क्यों? भेजना तो दूर तक है ना। नहीं वो पोलर वाला। हाँ, दूसरी कक्षा में ज़्यादा फ्यूल नहीं, फ्यूल तो हमको ज़्यादा चाहिए ही था उसमें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी कि उसके पहले जब हमको ये मंगलयान को भेजना था, 2 बार GSLV के रॉकेट था वो फेल हो गया था। तो भारत ये नहीं चाहता था कि हम जब मंगलयान को भेजें तो किसी भी तरह का कोई फेलियर हो या हमारे ऊपर कोई उंगली उठे, इसलिए उन्होंने PSLV का इस्तेमाल किया था। और इसको इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने क्या किया था? पृथ्वी की कक्षा को किस तरह से गुलेल की तरह इस्तेमाल किया और फिर उस सैटेलाइट को मंगलयान वहाँ तक भेजा था, ठीक है। इसको उसमें किया गया था। बेसिकली अगर हम किसी पत्थर को लेकर ऐसे नचाएं और जब छोड़ेंगे तो उसकी गति जो है वो जाएगी, बस उसी तरह से PSLV के माध्यम से मंगलयान को छोड़ा गया। विल डिस्कस दैट आल्सो। नेक्स्ट है पहला वाला क्या लिख लिया था आपने? द इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट। दूसरा है B, मीटरोलॉजिकल सर्विसेज। मीटरोलॉजिकल, METEROLOGIA, मौसम संबंधी विज्ञान। These are Indian remote sensing, IRS, भारतीय रिमोट सेंसिंग, भारतीय रिमोट सेंसिंग, इंडियन रिमोट सेंसिंग। This satellite, yeah, this system was utilized for monitoring and management of natural resources, disaster management supports, etc. IRS का इस्तेमाल प्रमुख रूप से प्राकृतिक संसाधनों का अनुमान लगाना तथा आपदा प्रबंधन में इसका उपयोग करना था, ठीक है। अभी जैसे आपदा प्रबंधन में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम लोग? बाय बेसिकली फाइंडिंग आउट वेयर पीपल आर, लोग कहाँ पर हैं। तो आपदा मीन्स व्हाट? अभी जो आपका वहाँ हुआ था, जो बाढ़ आई थी, किस जगह पे आई थी? नहीं, अभी वहाँ ऊपर जो नहीं, पहाड़ों में तो एकदम से बादल पड़ गया था। हाँ, बद्रीनाथ। तो वहाँ पर फिर इस सैटेलाइट्स का प्रयोग किया गया था किस चीज़ के लिए? लोगों का पता लगाने के लिए कि बेसिकली लोग कहाँ पर मौजूद हैं, ताकि उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके, वहाँ से निकाला जा सके, ठीक है। तो इसमें आपदा प्रबंधन में भी जो सैटेलाइट सिस्टम है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं इसरो का एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, किस तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो बना लीजिए आप लोग, और उसके प्रमुख संस्थाएं, उनके नाम और वो कहाँ स्थित है। आज इतना हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि सिविल सर्विसेज में पूछ सकते हैं ना कि ये कहाँ पे मौजूद है, ये किस जगह पे लोकेटेड है, तो उस तरह से हम उसको प्रिपेयर कर लेंगे। उनके बारे में थोड़ा मैं लिखवा दूंगा जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। और दूसरी चीज़, फिर इसके उपयोग किन किन क्षेत्रों में हम कर रहे हैं, फिर मंगलयान क्या था या मंगल मिशन क्या था, उसके बारे में थोड़ा उसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ें हम सबसे पहली चीज़ जो स्पेस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, वो किसके अंडर में आता है? उसका चेयरमैन पर्सन कौन होगा? सबसे पहले आएंगे हमारे प्रधानमंत्री।
पी, सब कुछ पीएम के आगे होगा। इसके भी चेयरपर्सन है पीएम। ठीक है, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, ये सबसे ऊपर शीर्ष अगर कहा जाए संस्थान। इसके अंदर आता है इसरो। ठीक है, इसरो के अंदर विभिन्न संस्थाएं आती हैं। इनके फुल फॉर्म में लिखा दे रहा हूं, कहां पे स्थित है वो लिखा दे रहा हूं। VSSC, LSC, बेसिकली स्पेस। अभी मैं इसको वो पूरा लिखवा भी दूंगा कौन कौन सी चीजें, इसका फुल फॉर्म लिखवा दें और ये कहाँ कहाँ पे स्थित है। NRSC, नेक्स्ट है NRSC, HFSC, HS सॉरी, IPRC, नेक्स्ट है IISC, IIRS, नेक्स्ट है MFSC, MCF, फिर है ISTRA। ठीक है, कितनी संस्थाएं इसके अंदर में काम करती हैं, उसके अलावा और भी बड़ी संस्थाएं हैं। पहला है अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, इसको हिंदी में अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड लिख दीजिए। यह स्थित है बेंगलुरु। नेक्स्ट है DECU, इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट हिंदी में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल कमीशन, ऐसे लिख लीजिए। अहमदाबाद, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन अहमदाबाद। HSFC, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु। बेसिकली यहाँ पे रिसर्च, ये बेसिकली अलग अलग रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की रिसर्च की जा सकती है। जैसे किस प्रकार से मानव को हम अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, तो HFC में रिसर्च की जाती है। सी सेंडिंग अ ह्यूमन टू स्पेस इज डिफिकल्ट, किसी भी मानव को स्पेस में भेजना मुश्किल है। क्यों भेजना मुश्किल है? क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या होगा? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो ठीक है, उसको सबसे पहले स्पेस में जिंदा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेस में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वहाँ का कैसा वातावरण होगा, वहाँ प्रेशर नहीं है। अगर हमको उस वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो हमारी बॉडी गुब्बारे की तरफ फट जाएगी। ठीक है, हमारे ब्लड प्रेशर के कारण। इस वजह से उसको ऐसा माहौल देना पड़ेगा जो कि उसको यहाँ मिलता है। फिर दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। ठीक है, उसके कारण क्या होगा? मांसपेशियाँ रीजनरेट करने लगती है। सबसे बड़ी समस्या ये, अगर हमें भविष्य में मंगल पे किसी मानव को भेजना है तो वहाँ पर हम किस प्रकार से भेजेंगे, उसका हमको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। हमको बेसिकली स्पेस में, ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम में ये देखा जाता है किस प्रकार से मानव को अंतरिक्ष में जिंदा रखा जा सकता है।
रिसर्च इस बात पे भी चल रही है, कई चीज़ों पे चल रही है, साइंस बायोलॉजी से भी इसकी बात लिया जा रहा है। जैसे एक मेढक होता है, इन लोगों को बताया होगा, अंटार्कटिका में पाया जाता है। जब सर्दियाँ आती हैं तो बर्फ़ की तरह जम जाता है, उसकी हृदय गति रुक जाती है। अगर हम उसको उठा के ऐसे पत्थर फेंक दें तो कांच की तरह टूट जाएगा। फिर जब मौसम गर्म होता है तो क्या होता है, वो फिर पिघलता है और फिर उसकी धड़कन शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से मानव में भी इस चीज़ को विकसित की जा सके। इससे क्या फ़ायदा होगा, अंतरिक्ष में मानव को दूर तक लिया जा सकता है। कारण क्या है, जब हम जम जाएंगे, हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बंद हो जाएगी, तो हमारी उम्र बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं, वहीं रुक जाएगी, वहीं रुक जाएगी। तो अगर हम 2-3 साइंटिस्ट का ग्रुप भेज दें तो एक को जमा के रख दो, दूसरा काम करता रहे, फिर इसको जमा के रख दो तो उसको उठा दो, वो काम करता रहे। इस तरह से उम्र को घटा करके हम आदमी को दूर तक भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? भेज जा सकता है। तो रिसर्च इसके ऊपर भी चल रही है कि किस प्रकार से इसको किया जा सके। रिसर्च तो ये भी, मतलब रिसर्च किया, अभी अमेरिका में एक कंपनी है, उसने एक कंपनी खोली कि लिक्विड नाइट्रोजन में हम मानव की बॉडी, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो हम आपको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखेंगे, और अगर भविष्य में कोई तकनीक आई जिससे मनुष्यों को जिंदा किया जा सकता, तो हम आपको जिंदा करेंगे। ठीक है, तो लोग ये भी कर रहे हैं, ये मानते हैं कि किया जा सकता है। नेक्स्ट इज IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून। IISU नेक्स्ट है इसरो इनर्शियल सिस्टम। इसरो इनर्शियल, हिंदी में इनर्शियल लिखिए उसको, इनर्शियल सिस्टम, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम। ये तिरुवनंतपुरम में स्थित दोनों का। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजिंग सेंटर, अहमदाबाद। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये है अहमदाबाद में। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बेसिकली मार्केट डेवलप करना। ठीक है, जिस तरह से कि हम ये ऑफर करते हैं दूसरे देशों को कि हम आपकी सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, इतना पैसा आप हमको दीजिए, तो बेसिकली इट्स अर्निंग ऑल्सो, कमर्शलाइजेशन ऑफ दिस स्पेस टेक्नोलॉजी। इसका हम किस प्रकार से उपयोग करें, किस चीज़ में, बाहर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इंडिया में जो हमारी कीमत आती है अंतरिक्ष में किसी भी चीज़ को पहुंचाने में, वो सबसे कम आती है, नासा वगैरह की तुलना में कम आती है। क्यों? कारण लिया कौन से? ये बेसिक टेक्नोलॉजी तो बाहर से ही है ना भाई। रॉकेट साइंस सबसे पहले कहाँ डेवलप होता है? जर्मनी में। फिर जर्मनी के जो साइंटिस्ट है वो यूएस पहुंचते हैं, तो यूएस डेवलप करता है, फिर रशिया करता है। रशिया से ही हमने अपना पहला इंजन लिया था, जो पहला इंजन हमने भेजा है अंतरिक्ष में वो रशिया का था। और जो पहला सैटेलाइट भी भेजा वो रशियन स्पेस सेंटर से भेजा था। तो बेसिकली ये हमारा सस्ता क्यों पड़ता है, दूसरों का महंगा क्यों पड़ता है? पता क्यों? हमारे यहाँ सैलरी कम देते हैं, केवल उसी का फर्क है। नासा में किसी चीज़ का 4 गुना सैलरी दी जाती है,
तो नेचुरल सी बात है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। हमारे यहाँ तो उसकी तुलना में सैलरीज कम है, जो डिफरेंस आता है वो सैलरी तक ही आता है। बाकी चीज़ें तो वही है ना, हाइड्रोजन आप इस्तेमाल करोगे, ऑक्सीजन आप इस्तेमाल करोगे, रॉकेट वही है, टेक्नोलॉजी वही है, तो अलग कम है बेसिकली डिफरेंसेस सैलरी। तो ये कमर्शलाइजेशन इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि इसमें हम फॉरेन करेंसी को यूज कर सकें। नेक्स्ट है IPRC, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। ये है कन्याकुमारी के पास इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, कन्याकुमारी में महेंद्रगिरी हिल्स या महेंद्रगिरी पहाड़ियों में। इसरो प्रोपल्शन सिस्टम में बेसिकली व्हाट इज अ प्रोपल्शन सिस्टम? अच्छा, ये जो प्रोपल्शन होता है रॉकेट का, किसी भी जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है रॉकेट में वो क्या होती है? कहते हैं ना ये रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब आसान काम है। बेसिकली अगर हम रॉकेट का स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, यहाँ पर ईंधन भरा हुआ है और यहीं पर ईंधन को हज़ारों डिग्री पे जलाना है। यानी कि यहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन है, और लिक्विड और हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन को आपको किस पे रखना है? 0 से भी कम तापमान, थोड़ी थोड़ी दूर पे। और थोड़ी दूर पे क्या है, मतलब कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पे रॉकेट का फ्यूल जलेगा। टेक्नोलॉजी इसी में होती है। तो इसी को किस प्रकार से बेहतर रिफाइन किया जा सके या इससे बेहतर कौन सा फ्यूल लाया जा सके, इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए इसरो प्रोपल्शन सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज दूसरा है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, बेंगलुरु, ये बेंगलुरु में स्थित। टेलीमेट्री मतलब बेसिकली कम्युनिकेशन, इस प्रकार से कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, उसके बारे में ये सारा रिसर्च इसके ऊपर है। नेक्स्ट है कमांड नेटवर्क, बेंगलुरु में। लेबोरेटरी ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, LEOS इसका वो है, लेबोरेटरी ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, बेंगलुरु। लेबोरेटरी ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन। नेक्स्ट है LPSC, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, महेंद्रगिरी कर्नाटका, महेंद्रगिरी नियर कन्याकुमारी के पास। लिक्विड प्रोपल्शन मतलब इस प्रकार से जो लिक्विड ईंधन है इसको हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसी के ऊपर इसमें रिसर्च की जाती है। अभी किसी ने उसका नाम सुना है जो अभी टेलीस्कोप छोड़ा गया? जेम्स वेब नाम सुना है किसी ने? हाँ ठीक है, जेम्स वेब के बारे में हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप हमने उसमें भेजा है स्पेस में, दैट इज जेम्स वेब। इससे कहा जाता है कि हम जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वहाँ तक देख सकते हैं, यानी जो बिग बैंग जब हुआ था वहाँ तक की दूरी को ये देख सकता है। ठीक है, लेकिन बिग बैंग तो हो चुका है ना, फिर कैसे देखेगा? दूर तक देख सकता है ना, तो समय से टाइम भी तो सब चलता है। हाँ, बेसिकली होता है क्या है कि उस समय जो मतलब गतिविधियाँ हुई होंगी वो अभी भी मतलब खत्म तो हुई नहीं है ना वो, जैसे प्रकाश निकला उस समय तो अभी भी होगा वो। तो इसी सिद्धांत पे हम देखते हैं कि हम जितना पीछे देख सकते हैं उतना मतलब उतनी पुरानी हमारी दुनिया है। और जेम्स वेब ये कहता है कि जितना पुराना हम समझते थे उससे ज़्यादा पुराना है, यानी वो कहता है कि बिग बैंग हुआ ही नहीं था, जो अभी डेटा आ रहे हैं जेम्स वेब से वो ये कहते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जेम्स वेब के ऊपर एक बहुत पहले इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था
यूएस में इसका कर रहे थे और ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अभी तक का सबसे महंगा उपग्रह जो भेजा गया मतलब मानव द्वारा वो जेम्स वेब। हाँ अमेरिकन यूएस से भेजा है इसको, ठीक है, नासा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसकी इंफॉर्मेशन केवल यूएस के पास है, ये इंफॉर्मेशन बेसिकली रिसर्च के लिए है। तो ये सबको दी जाती है ये इंफॉर्मेशन, जो इसके ऑब्जर्वेशन है और इसके देख सकने की जो क्षमता है वो हबल से कई गुना ज़्यादा है और क्लियर है। आप लोग उस पर गूगल भी करेंगे ना जेम्स वेब, उसके बारे में पूरा मिल जाएगा, उसके बारे में कहाँ तक देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स पे भी आप देख सकते हो, जेम्स वेब डालोगे उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इज MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, भोपाल। ये भोपाल मध्य प्रदेश में। NARL, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है NESAC, आंध्र प्रदेश। NESAC, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। मेघालय, मेघालय। आजकल जो हम लोग एक हफ्ते का आगे का हमको पता चल जाता है ना कि मौसम कैसा रहेगा, ये दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट्स। इन सैटेलाइट्स की मदद से ही हम किस प्रकार से या तूफान आने वाला है, पहुंचने वाला, इन सब की खबर हमको पहले मिल जाती है। तो इसका फायदा क्या होता है? बचाओ। अगर हमें पहले से पता चल जाए, जैसे ज्योतिर्मय जो है सिंक कर रहा है, किस रफ्तार से कर रहा है, ठीक है, और क्यों कर रहा है, ये कैसे हम मेजर कर रहे हैं, ये सैटेलाइट डेटा से ही इसको एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है। सैटेलाइट डेटा से हम बता रहे हैं कि कितनी धीरे धीरे वो मतलब एक तरह से कहा जाए तो धंस रहा है वो, और इवैक्यूएशन कब करना चाहिए, कब वहाँ से निकालना चाहिए, बिल्कुल उनको निकालना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट इज NRSC, NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, अहमदाबाद, नहीं सॉरी बेंगलुरु, नहीं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर लिखा है ना, ये हैदराबाद, हैदराबाद में दूसरा देखिएगा, हैदराबाद। NSIL, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलुरु। नेक्स्ट है PRL, PRL, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद। नेक्स्ट है URSC, URSC, UR राव, ये बेसिकली वैज्ञानिक है, UR राव सैटेलाइट सेंटर, बेंगलुरु, बेंगलुरु। ये प्रमुख जो
ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसरो के अंदर कार्य करते हैं और इनका अलग अलग उद्देश्य होता है। ये अलग अलग जो कार्यक्रम है उनको विकसित करें और उसके अंदर रिसर्च करें। देन इट इज कंपाइल्ड, ताकि जो इसरो में इसको कंपाइल किया जाता है इन सारी इन्फॉर्मेशन को और फिर उसको अंतरिक्ष विज्ञान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब 2-3 चीज़ें और हैं वो लिखवा देता हूँ मैं। ऑर्बिट्स या कक्षाएं, पृथ्वी की कक्षाएं कौन कौन सी? अर्थ ऑर्बिट्स, अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की कक्षाएं कौन कौन सी? प्रमुख रूप से 3 कक्षाएं हैं। पहला है लो अर्थ ऑर्बिट, लियो, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। नजदीकी पृथ्वी कक्षा, नजदीकी पृथ्वी कक्षा, ये 180 से 2000 किलोमीटर तक की है। 180 किलोमीटर टू 2000, 180 से 2000। इस कक्षा का उपयोग PSLV द्वारा किया जाता है। इस कक्षा का उपयोग PSLV द्वारा किया जाता है। इसे ध्रुव तुल्य कक्षा भी कहते हैं। इस कक्षा में प्रमुख रूप से दूर संचार में उपयोग होने वाले उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। इस कक्षा में हबल टेलीस्कोप भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इस कक्षा में स्थित है। उसके बाद है मध्य भू कक्षा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मध्यम भू कक्षा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसकी दूरी होगी 2000 से 35,780, 2000 से 3,570 किलोमीटर। ठीक है। इस कक्षा का इस्तेमाल प्रमुख रूप से किस लिए किया जाता है? इस कक्षा का प्रमुख रूप से इस्तेमाल इसमें करते हैं नेविगेशन। जो GPS सिस्टम अगर हम इस्तेमाल करते हैं वो इस कक्षा में उसको डाला जाता है। नेक्स्ट है भूतुल्य कक्षा। ये 36,000 या उससे ज्यादा। इस कक्षा की विशेषता क्या होती है? जो भी उपग्रह इसमें छोड़ा जाएगा वो पृथ्वी के घूमने की रफ्तार से वो मैच करता है या उसके बराबर ही होता है। इस वजह से क्या होगा? सैटेलाइट हमेशा एक फिक्स जगह पे रहेगी। तो इसका इस्तेमाल हम प्रमुख रूप से किस लिए करेंगे? किन उपग्रहों को यहाँ पे प्रक्षेपित करेंगे? जिनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन यानी कि टेलीविजन और इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल करेंगे। इस कक्षा में छोड़े गए उपग्रह एक निश्चित स्थान पर बने रहते हैं एक
एक निश्चित स्थान पर बने रहते हैं, क्योंकि इनकी घूमने की रफ्तार पृथ्वी के घूमने की रफ्तार के बराबर होती है। इस प्रकार के उपग्रहों का इस्तेमाल दूर संचार में किया जाता है। इस तरह के उपग्रहों का इस्तेमाल दूर संचार में किया जाता है। ये हम लोगों ने बेसिकली सेंटर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। बेसिकली व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब किस प्रकार का जो हमारा अंतरिक्ष या नाभिकीय कार्यक्रम है उसका इतिहास थोड़ा सा, प्लस इसकी जो संरचना है, और फिर प्रमुख कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और ये कहाँ स्थित है, ये हमें पता होना चाहिए था। बेसिक स्ट्रक्चर इसका किस प्रकार का है। दूसरा जो ऑर्बिट्स होते हैं, 3 प्रमुख रूप से जो कक्षाएं हैं जिसमें हम उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हैं, वो कक्षाएं कौन सी हैं। इन कक्षाओं में अलग अलग में किस किस प्रकार की जो उपग्रह है उनको प्रक्षेपित किया जाता है, इनका उद्देश्य अलग अलग होता है, ठीक है। जितना भी कम्युनिकेशन है वो हम 36,000 के ऊपर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो सैटेलाइट है वो एक निश्चित स्थान पर बनी रहती है। पोलर सैटेलाइट्स यानी कि जो लो कक्षा है, निचली पृथ्वी की कक्षा है, उसमें किस प्रकार का करेंगे, जो हमारा वेदर है, मौसम विज्ञान, ठीक है, डिफेंस, उस तरह की जो जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, वेदर का है का उसका, और किसका होगा, हमारे संसाधनों का संज्ञान करना, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस प्रकार की जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको इस उसमें प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद हमारे पास कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं या कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं। प्रमुख रूप से 2 प्रमुख लॉन्च व्हीकल्स हैं, एक कौन सा है KSLV और एक है GSLV। 2 तरह के हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कब किसको विकसित किया गया और क्या कौन सा नया इंजन जो है वो विकसित किया जा रहा है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद इसको डिस्कस कर लेंगे और विल डिस्कस अबाउट द मंगलयान, और उसके बाद साइंस जो हमारा जो ये है अंतरिक्ष विज्ञान, उसमें क्या क्या अभी नया हम लोगों ने किया है या क्या करने वाले, इतनी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ती है नेक्स्ट क्लास। तब तक मैंने पिछली बार भी कहा था कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स लिए अनसॉल्व लिए पिछले साल के ISPCS वाले नहीं, जो आते हैं नॉर्मल से, पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, लिया है। मैंने पिछली बार बोला था कि लेना है, क्लास में नहीं बट हाँ, मतलब है ना आपके पास। तो उसमें एक काम आप लोग ये करेंगे कि अंतरिक्ष से क्या क्या सवाल पूछेंगे। मेन चीज़ क्या होती है ना, जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसका स्तर क्या है ना, या जो हमें क्लास में बताया जा रहा है उस स्तर का है भी कि नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ कैसे पता चलेगी, जब तक हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को हम नहीं एनालाइज करेंगे हम उसके बारे में नहीं जान सकते। और दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन होता है वो मुश्किल कैसे बन जाता है। जो सिंपल क्वेश्चन होता है, अब तो मैं देख रहा हूँ कि ना क्वेश्चंस को पूछने के ढंग से मुश्किल कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन हो रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, A और B दोनों, A B C दोनों, इस तरह से कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हमें एक पता तो उससे काम नहीं चलता। पहले हो जाता था, अब नहीं होता। अब आपको 4 में से कम 3 पता होने चाहिए, तभी हम उसमें सही लगा पाते हैं। तो ये क्वेश्चन को पूछने का ढंग जो है मुश्किल कर दिया गया है ना। तो हमारी जो प्रिपरेशन है उस हिसाब से होनी चाहिए। तो जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स है उसमें ये देखिए कि किस किस ईयर में स्पेस साइंस से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारतीय का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या चल रहा है। एक ये चीज़ होगी, स्पेस प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, और एक मैंने बोला था तो बता दूंगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे इसमें से आप लोग जब तक क्लास अभी नहीं होती है, आप मैसेज ग्रुप में आता है तुम लोग को कौन क्लास लेगा आज, यस सर, उस दिन आप लोग वो करके आया करो। अगर मेरी क्लास है तो निखिलेश नाम है मेरा,
तो अगर स्पेस साइंस की जिस दिन क्लास होगी उस दिन उस चीज़ों को जो आप लोगों ने इकट्ठा किया है, लिख के रखा है, उसको लेकर के आएंगे। विल गो थ्रू इट, तो हमको एक आइडिया लगेगा कि हम किस लेवल तक उसमें जाना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम कॉम्पिटिशन देखिए, ये फ्री की कोचिंग है, इसका मतलब ये कुछ लोग आते हैं फिर छोड़ देते हैं। पीपल आर नॉट सीरियस। अगर हम एक बार डिटरमाइन कर लिया कि हमें करना है तो डू इट, और उसको उस नियति से करिए, देन ओनली यू विल गेट सिलेक्टेड। और एक बात याद रखिए, कॉम्पिटिशन हमेशा 10% लोगों में होता है, इस कोचिंग में भी नोटिस भी किया होगा सबने। कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग सीरियस। 90% ऑफ द क्लास इज नॉट सीरियस। या कोचिंग लखनऊ में भी चले जाओ, 90% लोग केवल वहाँ लखनऊ घूमने में होते हैं, वो बस पढ़ाई नहीं कर रहे, चाहे मेडिकल की कोचिंग हो चाहे सीरियस की कोचिंग। ये फैक्ट बता रहा हूँ, तो भीड़ देख के नहीं डरना है, हमें अपनी तैयारी करनी है। कॉम्पिटिशन हमारे केवल 10% होगा, और अगर हमने एक उससे करा तो कहते हैं ना लगन से, वी क्वालिफाई डेफिनेटली क्वालिफाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वालिफाई ना हो। ठीक है,